वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। आई एम नॉट योर फादर। उसकी बात सुनकर वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मेरे फ्लर्टिंग स्किल से मेरी कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी दीवानी थी। फिर आपकी शादी क्यों नहीं हुई अंकल? काजू ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए वीर की तरफ देखकर कहा। काजू की बात सुनकर नीति, आयशा और अवनी जोर जोर से हंसने लगी। तुम लोग यही खड़े रहो, मैं काजू को लेकर जा रहा हूँ, अगर आना है तो पीछे पीछे आ जाना। ये कहते हुए वीर गुस्से में वहां से काजू के साथ चला गया। इन दोनों का फिर से शुरू हो गया है, अवनी ने कहा। वो सभी मॉल जाने के लिए निकाल गए। वही दूसरी तरफ मानिक और राहील एयरपोर्ट से बाहर आए। मानिक और राहील को देखते ही धैर्य, जो वहां पहले ही आ चुका था, उसने मानिक के पास जाकर कहा, सर जयपुर में हमारे सबसे बड़े मॉल में आज आपकी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या आप वहां आने वाले हैं? धैर्य की बात सुनकर राहील ने कहा, क्या तुम दोनों यहाँ पर भी काम करने वाले हो? राहल की बात सुनकर मानिक ने राहील की तरफ बिना देखे कहा, अगर तुम जयपुर की रोड पर उन्हें ढूंढना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। ये कहते हुए मानिक अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। मानिक की बात सुनकर राहील ने मुंह बनाया और उसके पीछे पीछे उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वह लोग भी मॉल जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ नीति, अवनी और आयशा मिलकर गर्ल्स वेयर में अपने लिए ड्रेस देख रही थी। वही वीर काजू चेयर पर बैठा अवनी, आयशा और नीति को ही देखे जा रहा था। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इन लड़कियों की शॉपिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है? इतना भी क्या पसंद करना? वीर की बात सुनकर काजू ने अपने हाथ में मौजूद जूस की सीप को लेते हुए वीर की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा, वीर अंकल, लड़कियां तो अपने हस्बैंड को चुनने से पहले इससे भी ज्यादा वक्त लगाती है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप पेशेंस रखना सीखिए, वरना आप सिंगल ही इस दुनिया से चले जाएंगे। काजू की बात सुनकर वीर ने अवनी की तरफ देखते हुए काजू से कहा, मुझे शादी तो तुम्हारी मम्मा से करनी है। पिछले 6 सालों से मैं उसके पीछे हूँ, पर वह मेरी बात सुनती ही नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी मम्मा को पटाने के लिए तुम ही मेरी मदद कर दो। जैसे ही वीर ने अवनी का जिक्र किया, काजू ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। ये देख वीर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। तुम यहाँ अकेली बैठी रहो, वीर ने कहा और काजू को चेयर पर बैठाकर जेंट्स वॉशरूम की तरफ चला गया। नीति, जिसने व्हाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी, वह काजू के पास आए। मैं कैसी लग रही हूँ? नीति ने मुस्कुराते हुए काजू से पूछा। नीति की आवाज सुनकर काजू ने नीति की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को बढ़ाकर कहा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो नीति मासी, आप यही लीजिए। काजू ये बोल नीति के चारों तरफ गोल घूमने लगी। काजू के इस तरह करने से नीति मुस्कुराने लगी। आयशा और अवनी अपनी ड्रेस को सेलेक्ट करते हुए उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी काजू की नजर उस शॉप से बाहर किसी पर गई, जिसे देखते ही काजू की आंखों में चमक आ गई। वाओ! काजू ने अपने मुंह को खोल कहा और तुरंत उस शॉप से भागते हुए बाहर चली गई। काजू को बाहर जाते देख नीति भी काजू के पीछे जाने लगी। तभी शॉप की सेल्स गर्ल ने नीति के सामने आते हुए कहा, मैं आप आगे नहीं जा सकती, आपने ये ड्रेस पहन रखी है जिसका अभी तक बिल भी नहीं पे हुआ। आप चिंता मत कीजिए, अभी हम दे देंगे, आप इनको जाने दीजिए, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर सेल्स गर्ल ने नीति को वहां से जाने दिया। नीति भागते हुए काजू के पीछे गई। उन्हें डर था कहीं काजू कहीं खो ना जाए। काजू रुको, कहाँ जा रही हो तुम? नीति ने काजू को पीछे से आवाज देते हुए उसे रोकने के लिए कहा, पर काजू कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। काजू सीधे भागते हुए किसी के पैरों में लिपट गई। पापा! काजू ने उस आदमी के पैरों से लिपटे हुए कहा। वह आदमी जो अपनी कुछ लोगों के साथ उस तरफ जा रहा था। अचानक से काजू के इस तरह पैरों से लिपट जाने से उसके कदम रुक गए। उस आदमी ने अपनी नजरों नीचे कर काजू की तरफ देखा, जो अपनी मासूम सी आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। काजू, तुम क्या कर रही हो? रुको, मैं अभी। नीति ने यही कहा था कि कहते कहते वह बीच में ही रुक गई। जैसे ही उसकी नजर सामने मौजूद आदमी से जा मिली, नीति के कदम अपने आप ही रुक गए। नीति के सामने कोई और नहीं राहील मौजूद था। राहील और उसके साथ मानिक ने जब नीति की आवाज सुनी, उन दोनों ने ही नीति की तरफ देखा, जो उन दोनों को देखकर अपनी जगह पर ही जम गई थी। नीति! राहील के मुंह से अचानक निकला। आज पूरे 6 सालों बाद वह नीति को देख रहा था। उसने नीति को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर उसे नीति कहीं भी नहीं मिली।
नीति और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, पर शायद उसे देखकर वो खुश नहीं थी। पापा आप कहाँ थे? काजू ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा। फिर से काजू की आवाज सुनकर मानिक ने अपना चेहरा नीचे कर उस छोटी सी गुड़िया की तरफ देखा, जो बिल्कुल किसी डॉल की तरह नजर आ रही थी। पिंक कलर के टॉप और व्हाइट स्कर्ट में वो बिल्कुल किसी एंजल के जैसी दिख रही थी, जिसकी आंखों में दुनिया भर की चमक थी। धैर्य काजू से कुछ कहता इससे पहले ही मानिक ने अपने हाथों को आगे बढ़ा काजू को अपनी गोद में उठा लिया। प्रिंसेस, आई एम नॉट योर फादर, मानिक ने बड़े ही प्यार से काजू से कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बच्ची से इतनी प्यार से कैसे बात कर रहा है। मानिक की नजरें काजू की आंखों से हटी नहीं रही थी। मानिक की बात सुनकर काजू ने मुस्कुराते हुए मानिक के गले लगे कहा, आप ही हो मेरे पापा। उसके बाद काजू ने नीति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा देखो हमें पापा मिल गए। क्या आपको हमारे न्यू पापा पसंद आए? काजू के नीति को मामा बोलने पर राहील ने हैरानी से नीति की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये बच्ची नीति को अपनी मम्मा क्यों बोल रही है। काजू की बात सुनकर नीति अपने होश में आई। उसने राहील से अपनी नजर हटाई और काजू से कहा, काजू वापस मेरे पास आओ। वह तुम्हारे पापा नहीं है मम्मा, हम इन्हें ही अपने पापा बनाएंगे। देखिए ये कितने ज्यादा हैंडसम है, काजू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखों को टिमटिमाने लगी। काजू के इस तरह देखने पर वह क्यूट लग रही थी। अच्छा ये तुम्हारी बेटी है? राहील ने नीति की तरफ देखते हुए पूछा। राहील की बात सुन नीति ने बिना राहुल की तरफ देखे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। नीति के हाँ में गर्दन हिलाने से राहील को जैसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। मानिक ने राहील की तरफ देखा। अगर तुम अपने लिए पापा ही देख रही हो प्रिंसेस, तो क्यों ना तुम इन अंकल को अपना आपा बना लो, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर काजू ने राहील की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ये भी हैंडसम है, पर आप मुझे सबसे ज्यादा हैंडसम लगे। मेरे पापा आप ही बनोगे। मेरी मम्मा के साथ आपकी जोड़ी बेस्ट लगेगी। आयशा और अवनी जो अभी ड्रेसेस पैक करवा के शॉप से बाहर आ रही थी, तभी अवनी की नजर मानिक पर गई। मानिक की गोद में काजू को देखकर अवनी के कदम वहीं रुक गए। मानिक, अवनी ने अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से कहा। अवनी की बात सुन आयशा ने भी उस तरफ देखा। जैसे ही उसने राहील और मानिक को वहां देखा, उसने तुरंत अवनी का हाथ पकड़ उस शॉप में वापस खींच लिया। मानिक यहाँ कैसे? और काजू मानिक की गोद में क्या कर रही है? अवनी ने उस तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता, आयशा ने कहा और फिर कुछ सोचने लगी। मैं काजू को मानिक के पास नहीं रहने दे सकती। मैं मानिक से काजू लेने जा रही हूँ। ये कहते हुए जैसे ही अवनी मानिक के पास जाने को हुई, आयशा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, रुको अवनी, अभी काजू के साथ नीति है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीति सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। हमें बस नीति की मदद करनी होगी। पर कैसे? अवनी ने पूछा। आयशा ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में चमक आ गई। न्यू नॉवल लिंक प्लीज गाइस सपोर्ट माय दिस न्यू नॉवल। 232 शिक्षक शौक। मैं काजू को मानिक के पास नहीं रहने दे सकती। मैं मानिक से काजू लेने जा रही हूँ। ये कहते हुए जैसे ही अवनी मानिक के पास जाने को हुई, आयशा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, रुको अवनी, अभी काजू के साथ नीति है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीति सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। हमें बस नीति की मदद करनी होगी। पर कैसे? अवनी ने पूछा। आयशा ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में चमक आ गई। सबसे पहले तो हमें उन लोगों के पास जाना होगा, ताकि हम उनकी बातें सुन सके, आयशा ने कहा, और अवनी को अपने साथ शॉप के अंदर वापस लेकर चली गई। आयशा और अवनी ने अपने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर एक दूसरे की तरफ देखा। आयशा ने साइड में ही रखी कैप्स को उठाया और एक दूसरे के सर पर रखते हुए कहा, और हाइफन, अब वह हमें नहीं पहचान पाएंगे। अवनी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद वह दोनों ही उस शॉप से निकलकर सीधे मानिक और नीति की तरफ बढ़ने लगे। आयशा और अवनी उस आइसक्रीम शॉप के अंदर चली गई, जो कि मानिक और नीति के ठीक सामने थी, ताकि उन्हें उन लोगों की बात के साथ सुनाई दे सके। काजू जिद नहीं करते, जल्दी मेरे पास आओ, नीति ने कहा। पर काजू तो काजू थी, जो नीति की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये देखकर अवनी ने गुस्से में कहा, इस लड़की को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी शांत हो जा मेरी माँ, आयशा ने कहा और उस तरफ देखा। तभी आयशा की नजर वीर पर पड़ी, जो कि इसी तरफ आ रहा था। वीर आ रहा है, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुन अवनी ने उस तरफ देखा, जहां वीर अभी मानिक और राहील की तरफ ही जा रहा था। वीर का ध्यान अभी अपने फोन में था। वहां की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अवनी को अब समझ ही नहीं आ रहा था वह कैसे ये सब कुछ हैंडल करे।
वही सबसे ज्यादा हालत खराब तो नीति की थी। उसके दिल की धड़कने तो 100 की स्पीड से बढ़ी हुई थी। आखिर राहिल लगातार उसे ही जो देखे जा रहा था। लिटिल प्रिंसेस, तुम्हें अपनी मम्मा के पास जाना चाहिए, मानिक ने कहा और प्यार से काजू के गालों को छुआ। मानिक की बात सुनकर काजू ने मानिक के गले के चारों तरफ अपनी हाथों को लपेटते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं पापा, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। चलो आपको मैं अपनी मासी से मिलाती हूँ। ये कहते हुए काजू उस शॉप की तरफ देखने लगी जिसमें आयशा और अवनी पहले थी। अवनी का ब्लड प्रेशर हाई और लो होता जा रहा था। अवनी ने गहरी सांस से लेते हुए कहा, ये लड़की क्या आज मुझे मरवा कर ही मानेगी। आयशा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह लोग इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। राहिल जो शॉक में खड़ा था, उसने नीति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो क्या तुमने शादी कर ली? ये कहते हुए राहिल नीति की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। राहिल को अपनी तरफ आता देख नीति भी अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। राहिल को अपने सामने देखकर वह पहले ही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। किससे शादी की है तुमने? कौन है वह कमीना? राहिल ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। राहिल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो नीति भी महसूस कर पा रही थी। नीति को राहिल की गुस्से से बहुत डर लगता था, और अभी तो राहिल जितना शांत दिखाई दे रहा था वह और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। तभी किसी ने नीति के कंधे पर हाथ रख कहा, मैं हूँ वो कमीना, मुझसे शादी की है नीति ने। नीति ने तुरंत अपने साइड में देखा तो वहाँ वीर एक स्माइल के साथ खड़ा था। अचानक से वीर को वहाँ पर देखकर नीति के साथ साथ राहिल और मानिक भी हैरान रह गए। अब सभी का ध्यान वीर के ऊपर ही था। सबके ऐसे रिएक्शन को देख काजू ने खुशी से कहा, अंडरस्को, क्या आप सब शिक्षक शौक खेल रहे हो? मुझे भी खेलना है। वहाँ की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ वीर की बात सुनकर नीति, शिक, मानिक, शैक और राहिल को तो शौक ही लग गया था। नीति ने जब वीर को वहाँ पर देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। वीर ने नीति के कंधे पर 2 बार टैप किया ताकि नीति उसके इस ड्रामे में उसका साथ दे। वीर सब कुछ संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो, आयशा ने कहा। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राहिल ने वीर की बात सुनी, उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नीति को टच करने की? ये कहते हुए जैसे ही राहिल वीर को मारने के लिए आगे अपनी कदम बढ़ाने वाला था, मानिक ने राहिल का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए वीर से हुए कहा, और तुम्हारी शादी नीति से कब हुई? उससे तुम्हें क्या मतलब? और मेरी बच्ची को मेरे पास दो, वीर ने कहा और आगे बढ़कर मानिक से काजू को लेना चाहा। पर काजू ने तुरंत मानिक को गले लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे पापा के पास ही रहना है। काजू की बात सुन मानिक ने डेविल मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास आना भी पसंद नहीं है? और वह पापा भी मुझे बोल रही है, यह अजीब नहीं है? मानिक की बात सुनकर वीर को बहुत गुस्सा आया। मानिक बजाज ने बेबी सीटर की जॉब कब से स्टार्ट कर दी? वीर ने मानिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी वीर को नीति की आवाज सुनाई दी, जिसका हाथ पकड़ राहिल उसे वहां से लेकर जा रहा था। राहिल, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहां लेकर जा रहे हो? पर राहिल नीति की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वह नीति को वहां से लेकर चला गया। वीर वहीं खड़ा देखता रह गया। अब जाकर वीर को समझ आया, मानिक उसे बातों में फंसा रहा था ताकि राहिल नीति को लेकर जा सके। वीर ने मानिक की तरफ देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं आइसक्रीम शॉप में बैठी अवनी ने अपने सर पर हाथ दे मारा। उसके सर में दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे अब क्या होगा। अवनी को पता था मानिक वीर की बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, काजू ने कहा। काजू की बात सुन वीर ने काजू से प्यार से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा, आओ चले हम। वीर की बात सुन काजू ने मुंह बनाते हुए कहा, वीर अंकल, मैं आपसे नहीं पापा से बात कर रही हूँ। ये कहते हुए काजू ने मानिक की तरफ देखा। इस बार काजू की बात सुनकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। मानिक ने शक भरी नजरों से वीर की तरफ देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो वीर रंधावा, जैसे तुमने 5 साल पहले छुपाने की कोशिश की थी। मानिक की बात सुनकर वीर के साथ साथ शॉप में बैठी अवनी की सांस भी उसके गले में अटक गई। अब उसे डर लग रहा था कहीं मानिक को सच का पता ना चल जाए। आयशा ने अवनी के हाथ को पकड़ा, जो लगातार कांप रहा था, और उसे समझाते हुए बोली, चिंता मत करो, एक कमीने इंसान को बाकी सब भी कामिने ही दिखाई देते हैं। वीर ने मानिक की आंखों में देखते हुए कहा। वीर की बात सुन मानिक ने इतनी वीर की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और वीर की आंखों में आंखें डाले कहा, बस एक बार मुझे अवनी मिल जाए, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा।
देखते हैं, वीर ने कहा। वही काजू जो दोनों की बातें सुनकर बोर हो चुकी थी। उसने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहा, यह आप दोनों क्या कर रहे हैं? काजू को आइसक्रीम खानी है। आई एम सॉरी प्रिंसेस, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, मानिक ने कहा और काजू को अपनी गोद में लिए ही उस आइसक्रीम शॉप में चला गया। मानिक के पीछे पीछे ही धैर्य और उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी उस शॉप के अंदर आ गए। मानिक जैसे ही शॉप के अंदर आया, अवनी की सांस ही अटक गई। उसे अब सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मानिक के सामने वह इस तरह से आए। वही वीर जो बाहर खड़ा था, उसकी नजर अवनी और आयशा पर गई। उन्हें देखते ही वीर की आंखें हैरानी में फैल गई। वीर भी तुरंत भागते हुए मानिक के पीछे पीछे शॉप के अंदर आया। उसे शॉप में अब हर जगह मानिक के आदमी ही मौजूद थे, जो सब अवनी को जानते थे। मानिक के बॉडीगार्ड जो ठहरे, सबको अवनी के बारे में अच्छे से पता था। आप कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मानिक काजू की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा। मानिक की बात सुनकर काजू ने सभी आइसक्रीम के फ्लेवर्स को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सभी फ्लेवर्स खाने हैं। काजू की बात सुनकर मानिक ने धैर्य की तरफ देखा और फिर काजू को लेकर वही एक टेबल पर बैठ गया। उसने अभी भी काजू को दूसरी चेयर पर नहीं बैठाया था। उसने काजू को अपनी गोद में ही बैठा रखा था। मानिक का मन ही नहीं कर रहा था काजू को अपनी गोद से उतारने का। तभी मानिक ने देखा, वीर भी बेशर्मों की तरह उसके ठीक सामने चेयर पर बैठ गया। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं कहा, मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के वीर को घूरते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास अकेला छोड़ दूंगा? वीर ने भी मानिक को घूरते हुए ही कहा। उन दोनों का बस चलता तो वह एक दूसरे को आंखों से ही मार देते। ये दोनों करना क्या चाहते हैं? और वीर काजू को लेकर वापस क्यों नहीं आ रहा? अवनी ने गुस्से में अपने पास पड़ी बोतल पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। वह खुद ही मानिक को छोड़कर वापस नहीं आ रही है। आयशा ने कहा, आए है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। अवनी ने अपने आप को हवा देते हुए कहा। वहां एक्ट चल रही थी, फिर भी टेंशन के मारे अवनी को बहुत गर्मी लग रही थी। काजू जो वहां बैठी कभी मानिक तो कभी वीर के चेहरे को देख रही थी। उसने पाउट बनाते हुए कहा, क्या आप लोग एक दूसरे से गुस्सा है? मेरे पास इतना टाइम है जो ऐसे लोगों पर वेस्ट करूं। मानिक ने अपनी नजर वीर से हटाते हुए कहा। मानिक की बात सुन वीर ने काजू से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। गुस्सा तो दूर की बात है बेटा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मानिक ने गुस्से में वीर की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात सुन वीर ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर आप दोनों ने अभी लड़ना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काजू ने उन दोनों की लड़ाई देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। काजू की आवाज सुनकर मानिक और वीर दोनों ही चुप हो गए और काजू की तरफ देखने लगे। मैं फाइट नहीं कर रहा था, यही है जिसका मुंह बंद नहीं रह सकता, मानिक ने वीर को घूरते कहा। बोल भी कौन रहा है? वीर ने एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहा। वही मानिक का ध्यान अचानक से काजू की बात पर गया। ऐसे वीर और मानिक को लड़ते हुए तो अवनी रोका करती थी, और वह दोनों ही अवनी की आवाज सुनते ही चुप हो जाया करते थे। मानिक को किसी सोच में देख वीर का ध्यान नहीं मानिक के चेहरे का एक्सप्रेशन पर गया। वह भी समझ चुका था मानिक क्या सोच रहा है, कहीं मानिक को सच ना पता चल जाए। ये काजू ने क्या कर दिया? अवनी ने घबराते हुए कहा। वह मानिक के हर एक सोच से वाकिफ थी। वह अच्छे से समझ पा रही थी मानिक अभी क्या सोच रहा होगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने मानिक का ध्यान भटकाने के लिए कहा। वीर की बात सुन मानिक ने वीर की तरफ अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए पूछा, क्या मुझे तुम्हें बताकर कहीं जाना होगा? तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, पर मुझसे दूर रहो। वह क्या है ना, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी हूँ, वीर ने कहा। कितनी अजीब बात है, तुम कब से सिर्फ फैमिली फैमिली कह रहे हो, और यहाँ तुम्हें अपनी वाइफ की ही चिंता नहीं है जो इस वक्त राहील के साथ है, मानिक ने वीर की नजरों को टटोलते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराती हुए कहा, मुझे अपनी वाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप को संभाल सकती है, पर प्रॉब्लम तो तुमसे है। कहीं तुम मेरी बेटी को किडनैप ना कर लो। कितनी अजीब बात है, जिसे तुम अपनी बेटी कह रही हो वह मुझे अपना पापा कह रही है, और उसकी कोई भी बात तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मानिक ने वीर को अजीब तरह से घूरते हुए पूछा। कमेंट जरूर करें टीयर्स ऑफ जॉय। 233 स्पीक अप डैम इट। कितनी अजीब बात है, तुम कब से सिर्फ फैमिली फैमिली कह रहे हो, और यहाँ तुम्हें अपनी वाइफ की ही चिंता नहीं है जो इस वक्त राहील के साथ है।
मानिक ने वीर की नजरों को टटोलते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराती हुए कहा, मुझे अपनी वाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप को संभाल सकती है, पर प्रॉब्लम तो तुमसे है। कहीं तुम मेरी बेटी को किडनैप ना कर लो। कितनी अजीब बात है, जिसे तुम अपनी बेटी कह रही हो वह मुझे अपना पापा कह रही है, और उसकी कोई भी बात तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मानिक ने वीर को अजीब तरह से घूरते हुए पूछा। क्या बजाज परिवार में सबको ही इतनी गलतफहमी होती है, या तुम ही इकलौता पेश हो? वीर ने मानिक की तरफ देख कहा, आयशा तुम नीति को लेकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अवनी ने आयशा से कहा। उसे अब नीति की चिंता हो रही थी। आयशा ने एक नजर मानिक और वीर की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। धैर्य वहां आइसक्रीम लेकर आ गया। उसके हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स की आइसक्रीम रखी हुई थी। आइसक्रीम को देखते ही काजू की होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। धैर्य ने उन सभी आइसक्रीम को टेबल पर रखा। प्रिंसेस, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? मानिक ने काजू की तरफ देख पूछा। काजू ने लालच भरी नजरों से उन सभी आइसक्रीम को देखते हुए कहा, मुझे सभी आइसक्रीम पसंद है। ये कहते हुए काजू ने मानिक की तरफ देख उससे पूछा, क्या काजू यह आइसक्रीम खा सकती है? मानिक ने काजू को कोई जवाब नहीं दिया और फिर स्पून में आइसक्रीम लेकर उसे काजू के मुंह की तरफ करते हुए कहा, क्यों नहीं खा सकती? ये सब तुम्हारी ही तो है। मानिक की बात सुनकर काजू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना मुंह खोल दिया और मानिक के हाथ से आइसक्रीम खा ली। काजू मानिक को कभी चॉकलेट तो कभी स्ट्रॉबेरी तो कभी अमेरिकन आइसक्रीम खिलाने के लिए कह रही थी। वह मानिक को हर बार एक अलग आइसक्रीम के फ्लेवर को खिलाने के लिए कह रही थी। फिर भी मानिक के चेहरे पर बिल्कुल भी इरिटेशन दिखाई नहीं दे रही थी। मानिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश हो। अवनी वहां बैठी यह सब देख रही थी। काजू और मानिक को एक साथ इतना खुश देखकर अवनी की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी नजरें मानिक और काजू के ऊपर से हटाई। दूसरी तरफ राहील नीति को लेकर उस मॉल के सीईओ के केबिन में गया। नीति उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर राहील उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही सीईओ ने राहील को देखा, वह तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया। राहील ने अपनी सख्त आवाज में कहा, गेट आउट। राहील की आवाज सुनकर सीईओ तुरंत उसके केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही राहील ने नीति के कंधे को पकड़ उसे अपने करीब कर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की? राहील के इस तरह चिल्लाने पर नीति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे राहील से बहुत डर लग रहा था। स्पीक अप, डैम इट, राहुल ने एक बार फिर गुस्से में कहा। नीति राहुल से 2 कदम पीछे हो गई। राहील ने बहुत कसकर नीति कंधों को पकड़ रखा था, इसलिए वह राहील से ज्यादा दूर नहीं जा पाए। नीति ने घबराते हुए बड़बड़ाया, वो मैंने। नीति इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। नीति के आंसू को देखकर राहील ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गुस्से में एक पंच वहां मौजूद टेबल पर दे मारा। नीति ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे था। राहील के गुस्से से उसे बहुत डर लगता था। राहील अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था वह नीति पर फिर से चिल्लाए। राहील ने गहरी सांस ली और फिर नीति की तरफ देखा। नीति के चेहरे को देखते ही राहील ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। राहील को अपनी तरफ आता देखकर नीति अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे लगा राहील फिर से उस पर गुस्सा करने वाला है। राहील ने आगे बढ़कर नीति के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और नीति को अपनी गले से लगा लिया। अब नीति ही उसे शांत कर सकती थी। वह नीति के गले पूरे 6 सालों बाद गले लग रहा था। नीति उसका सुकून थी, जो उससे दूर हो चुकी थी। नीति अभी भी वहां वैसे ही खड़ी थी। आई मिस्ड यू नाइटी, प्लीज फिर कभी मेरे साथ ऐसा मत करना, राहील ने धीरे से नीति के गले लगे कहा। राहील की बात सुन नीति की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने राहील को अपने गले नहीं लगाया। राहील नीति से दूर हुआ और एक झटके नीति को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वही सोफे पर बैठ गया। नीति अब राहील की गोद में थी। राहील ने अपनी गोद में बैठी नीति के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त रोने के कारण लाल हो चुका था। राहील अपने हाथों से नीति के गालों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी। राहील को बुरा लग रहा था, क्यों वह नीति पर चिल्लाया। नीति अभी भी सिसकियां ले रही थी। ये देख राहुल ने नीति को ग्लास से पानी पिलाया और फिर उसे अपने गले लगा लिया। राहील को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि नीति उसके पास है। वह नीति को महसूस करना चाहता था,
नीति चुपचाप राहील के गोद में बैठी थी। राहील नीति के गले लगे कहा, क्या तुमने सच में शादी कर ली? राहील की बात सुन नीति के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गई। वह राहील के जिस सवाल से बचना चाहती थी, राहील उससे वही सवाल पूछ रहा था। नीति को कुछ भी बोलता ना देखकर राहील नीति से दूर हुआ। उसने नीति के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बोलो। नीति यही सोच रही थी, वह राहुल को क्या जवाब दे। तभी नीति की नजर राहील के हाथों पर गई, जिनसे खून निकल रहा था। तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, नीति ने घबराते हुए कहा और बड़े आराम से राहील के हाथों को अपने हाथों में लिया। नीति के चेहरे की घबराहट देखकर राहील के होठों पर मुस्कान आ गई। आज भी उसकी चोट से नीति को फर्क पड़ता था। यह देख राहील को बहुत अच्छा लग रहा था। नीति ने अपनी ड्रेस की पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उससे राहुल के हाथों में बांधते हुए कहा, अभी भी उतना ही गुस्सा है आप में। गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचा लेते हो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, राहील ने कहा। राहील की बात सुन नीति ने अपना चेहरा ऊपर कर राहील की तरफ देखा और फिर तुरंत राहील का हाथ छोड़ दिया। मुझे जाना है, काजू और वीर मेरा वेट कर रहे होंगे, नीति ने कहा और राहील की गोद से उठने लगी। पर राहील ने नीति को कमर से पकड़ वापस अपनी गोद में बैठा लिया। इस बार राहील की पकड़ इतनी टाइट थी कि नीति उठ ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, राहील ने कहा। राहुल की बात सुन नीति परेशान हो गई। तभी केबिन का दरवाजा खुला। राहील और नीति ने उस तरफ देखा तो वहां पर आयशा खड़ी थी। क्यों नहीं जाएगी कहीं? ये तो जाएगी, आयशा ने राहील को गुस्से में घूरते हुए कहा और फिर केबिन के अंदर आई। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि नीति राहील के गोद में बैठी हुई है। आयशा ने नीति का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। नीति सीधे आयशा के पास खड़ी हो गई। चलो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं, आयशा ने कहा और नीति को अपने साथ लेकर जाने लगी। आयशा और नीति वहां से जाती इससे पहले ही राहील ने पीछे से कहा, तुम्हारी शादी किसी से हुई हो या नहीं, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बेबी। ये कहते हुए राहील ने अपनी एक आंख को नीति की तरफ विंक किया, जिसे देख नीति काफी परेशान हो गई। आयशा ने एक नजर राहील की तरफ देखा, फिर नीति को लेकर वहां से चली गई। न्यू नॉवल माफिया सुगा बेबी 234 हिटलर। चलो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, आयशा ने कहा और नीति को अपने साथ लेकर जाने लगी। आयशा और नीति वहां से जाती इससे पहले ही राहील ने पीछे से कहा, तुम्हारी शादी किसी से हुई हो या नहीं, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बेबी। ये कहते हुए राहील ने अपनी एक आंख को नीति की तरफ विंक किया, जिसे देख नीति काफी परेशान हो गई। आयशा ने एक नजर राहील की तरफ देखा, फिर नीति को लेकर वहां से चली गई। चलो, तुमको तो मैं लेकर आ गई, आयशा ने नीति की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर नीति ने आयशा से पूछा, तो मतलब अवनी अभी तक बाहर नहीं आई, और काजू कहाँ है? नीति की बात सुन आयशा ने उससे कहा, वह लोग अभी भी फंसे हुए हैं, भगवान करे वह मानिक के सामने ना आए। चलो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये कहते हुए आयशा नीति को लेकर वहां से चली गई। वह नहीं चाहती थी राहील फिर से आए और नीति को अपने साथ ले जाए। काजू, बस इतनी आइसक्रीम ही खाओ, वरना मम्मा तुम्हें पनिशमेंट देगी, और तुम जानती हो तुम्हारी मम्मा जब तुम्हें पनिशमेंट देती है तो फिर वह किसी की नहीं सुनती, वीर ने काजू की तरफ देखते हुए कहा। वीर की बात सुनकर काजू रुक गई। उसने अपनी मासूम सी नजरों से मानिक की तरफ देखते हुए कहा, पापा मैं और आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, वरना मम्मा पक्का मुझे एक हफ्ते तक कुछ भी जंक फूड नहीं खाने देगी। मेरी मम्मा हिटलर से कम नहीं है, इसीलिए मुझे आपके जैसे कूल पापा चाहिए। ये कहते हुए काजू ने एक बार फिर मानिक को गले लगा लिया। काजू की बात सुनकर अवनी जो वहीं बैठी थी उसकी नजरें तीखी हो गई। अवनी ने अपने मन में कहा, एक बार घर चलो बेटा, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ये हिटलर क्या क्या करती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ और तुम्हारी हिटलर मम्मी को हम दोनों मिलकर सही कर देंगे, मानिक ने काजू से मुस्कुराते हुए कहा। मानिक की बात सुन काजू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी मम्मी इतनी हिटलर है कि वह आपको भी पनिशमेंट दे देगी। ये कहते हुए काजू खिलखिलाकर हंसने लगी। काजू की बात सुन अवनी का मुंह बन गया। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर काजू के कान खींच ले,
मानिक काजू की हंसी को ही देख रहा था, जो बिल्कुल उसकी तरह थी। मानिक को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह काजू को नहीं बल्कि अपने आप को ही देख रहा हो। अचानक से वीर ने आगे बढ़कर काजू को मानिक की गोद से अपनी गोद में ले लिया। आज के लिए बहुत हो गया काजू, अब हमें घर चलना चाहिए और ऐसे स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो। वीर ने मानिक को घूरते हुए कहा, जिसकी नीयत खुद खराब है वह मेरी नीयत पर सवाल उठा रहा है। मानिक ने चेयर से खड़े हो अपने कोट को सही करते हुए कहा। मानिक ने एक नजर उस पूरी शॉप पर डाली, वीर को पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर उस आइसक्रीम शॉप से बाहर जाने लगा। बाय बाय पापा, हम फिर मिलेंगे। काजू ने मानिक की तरफ देख अपने हाथ को हिलाते हुए कहा। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मानिक भी मुस्कुरा दिया। मैम के जाने के बाद आज पहली बार सर मुस्कुरा रहे हैं, धैर्य ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा। काजू एक प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। वीर को जाते देखकर अवनी ने गहरी सांस ली। फाइनली काजू अब वीर के साथ थी। अब अवनी की आधी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गई। अवनी अपनी जगह से खड़ी हुई और वीर काजू की शॉप से जाने के बाद खुद भी उस शॉप से निकलने लगी। तभी अवनी पीछे से आते ही मानिक से टकरा गई। अवनी गिरती इससे पहले ही मानिक ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। अवनी ने जैसे ही मानिक को देखा उसकी सांसें थम गई। उसका दिल बाहर आने को तैयार था। अवनी की आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगा था, इसलिए मानिक अवनी को देख नहीं पाया। अवनी तुरंत ठीक से खड़ी हुई और अपने सिर को मानिक के सामने नीचे किया, जैसे उसे सॉरी बोल रही हो, और फिर तुरंत उस शॉप से बाहर निकल गई। मानिक की नजरें अवनी पर ही ठहर गई। मानिक धैर्य और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अवनी के पीछे पीछे ही चल रहा था। मानिक किसी से फोन पर बात कर रहा था। अवनी ने अपने आप को अच्छे से कवर कर रखा था ताकि मानिक उसे ना देख पाए। उसे घबराहट हो रही थी मानिक के इस तरह पीछे आने पर। अवनी ने अपना फोन निकाला और वीर को मैसेज करने लगी। वो सब इस वक्त मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर थे। वही एक कॉटन कैंडी स्टॉल के पीछे छिपे नीति, आयशा, वीर और काजू उन लोगों को ही देख रहे थे। यह मानिक अवनी के पीछे पीछे ही क्यों चल रहा है? आयशा ने कहा। कहीं उन्होंने अवनी को पहचान तो नहीं लिया? नीति ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, अवनी पूरी तरह से कवर है। आयशा ने कहा। आप लोग पापा की बात कर रहे हैं क्या? काजू ने पूछा। काजू, आज के लिए तुमने बहुत बोल लिया। अगर अब तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी आयशा मासी कभी तुमसे बात नहीं करेगी, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर काजू ने अपने होठों पर उंगली रख दी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वीर ने कहा और फिर कुछ सोचने लगा। तभी उन सब के फोन में अवनी का मैसेज आया। शायद मानिक को पता चल गया है हम सब यही है, कोई बाहर नहीं आएगा। अवनी का मैसेज पढ़कर सबने उस तरफ देखा। मानिक जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने एक नजर धैर्य की तरफ देखा। धैर्य ने मानिक को कुछ इशारा किया, जिसे देख मानिक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी जैसे ही उस मॉल के हॉल के सेंटर में आई, चे 235 बर्थडे गिफ्ट। शायद मानिक को पता चल गया है हम सब यही हैं, कोई बाहर नहीं आएगा। अवनी का मैसेज पढ़कर सबने उस तरफ देखा। मानिक जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने एक नजर धैर्य की तरफ देखा। धैर्य ने मानिक को कुछ इशारा किया, जिसे देख मानिक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एच। मानिक ने ऊपर की तरफ देखा, जहां एक बड़ा सा बास्केट था, जिसमें बहुत सारे हार्ट शेप्ड रेड बलून थे, जिन्हें देख मानिक के होठों पर मुस्कान आ गई। अवनी इस वक्त उस मॉल के सेंटर में थी। मानिक और अवनी उस बास्केट के ठीक नीचे खड़े थे। अवनी आगे बढ़ती उससे पहले ही मानिक ने अवनी की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। इसी के साथ अवनी घूमते हुए मानिक की बाहों में आ गिरी। मानिक के एक्शन से वहां सब हैरान रह गए। आयशा ने अपने सर पर मारते हुए कहा, हो गया सियापा। नीति और वीर भी पूरी तरह से शॉक थे। आखिर मानिक ने अवनी को पहचाना कैसे होगा? उन सबके दिमाग में यही चल रहा था, ये तो पापा है, यह इस आंटी के साथ क्या कर रहे हैं? काजू ने मानिक अवनी को घूरते हुए कहा। वह अवनी को पहचान नहीं पाई थी। वही अवनी जो इस वक्त मानिक की बाहों में थी। उसने मानिक की तरफ देखा। अवनी की आंखों से चश्मा भी नीचे गिर चुका था। अब उसकी आंखें मानिक के ठीक सामने थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा था, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं था।
मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, हेलो भगोरी बीवी। मानिक के ये कहते ही अचानक से मानिक और अवनी पर वह बलून्स गिरने लगे जो अब तक ऊपर उस बास्केट में थे। अवनी ने ऊपर देखा तो उस बास्केट को उल्टा कर दिया गया था, जिससे सारे बलून्स नीचे गिरने लगे। उन दोनों पर बलून्स की बारिश हो रही थी और उन बलून्स के बीच अवनी मानिक एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अवनी के दिल की धड़कन में बड़ी अड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह पूरे 5 साल बाद मानिक के सामने थी। उसका दिल उसके काबू में नहीं था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मानिक ने अपना हाथ आगे कर अवनी के चेहरे से मास्क हटाया। वह अवनी को देखना चाहता था। पिछले 5 सालों से वह अवनी को देखने के लिए तड़प रहा था। मास्क हटते ही अवनी का खूबसूरत सा चेहरा मानिक के सामने आ गया। अवनी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लगी थी। मानिक एकटक अवनी के चेहरे को ही देखे जा रहा था। वाओ, ये तो मम्मा है। क्या मम्मा ने पापा को ढूंढ पर लिया? ये सब कितना रोमांटिक है, बिल्कुल फेरी तले की तरह। काजू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए बड़े ही खुशी के साथ मानिक और अवनी की तरफ देखते हुए कहा। वहां मॉल में सबकी नजर उन दोनों पर ही बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रोमांटिक प्रपोज हो, जिसमें मानिक अवनी को प्रपोज कर रहा है। मॉल में हर कोई रुककर उन दोनों को ही देखे जा रहा था। आखिर वह दोनों दिखने में इतनी खूबसूरत भी जो थे। सबको यही लग रहा था कहीं ये दोनों कोई सेलिब्रिटी तो नहीं। अब क्या होगा? नीति ने मानिक अवनी की तरफ देखते हुए कहा। नीति के बात सुनकर आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे या मानिक चाहेगा। आयशा की बात सुनकर वीर भी चुपचाप उन दोनों को ही देखने लगा। हमें अब चलना चाहिए, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर काजू जो वीर की गोद में थी, उसने कहा, पर मम्मा तो इस वक्त पापा के साथ है, हम उनके बिना कैसे जा सकते हैं? काजू की बात सुन नीति ने प्यार से काजू को समझाते हुए कहा, काजू हम बाद में मम्मा से मिलेंगे। मम्मा अपने आप घर आ जाएगी। अभी हमें घर चलना चाहिए। आज आपको ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर भी तो जाना है। नीति की बात सुनकर काजू ने अपनी गर्दन हमें दिला दी। उसने एक नजर अवनी और मानिक की तरफ देखा, जिन्हें देखकर एक बार फिर काजू के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे सच में मानिक बहुत पसंद आया था। वीर ने अवनी मानिक की तरफ देखा और फिर काजू को लेकर वहां से चला गया। आयशा अवनी को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए आयशा वहीं रुक गई और उसने वीर के साथ नीति को भेज दिया। दूसरी तरफ अवनी ने मानिक से दूर होने की कोशिश की, पर मानिक ने अवनी को कमर से काफी कसकर पकड़ रखा था। इतनी भी क्या जल्दी है बीवी? मानिक ने धीरे से अवनी से कहा और फिर उसे एक झटके में अवनी गोद में उठा अपने साथ वहां से लेकर चला गया। मानिक को इस तरह अवनी को अपने साथ ले जाता देखकर मॉल में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हूटिंग भी करने लगे। उन्हें कहाँ पता था कि यह कोई प्रपोज नहीं है। सबको तालियां बजाते देखकर आयशा ने गुस्से में कहा, सबके सब गधे हैं। ये प्रपोजल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रेडी किया था। ये बैलून ऐसे कैसे नीचे गिर सकते हैं? वेयर इज मैनेजर? एक आदमी ने वहां जाकर गुस्से में दंदनाते हुए कहा। ये बैलून का आइडिया उसे आदमी का ही था। वह आदमी आज यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, पर उससे पहले ही मानिक ने उसका सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। उस आदमी की आवाज सुनकर मैनेजर वहां आ गया। मैनेजर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रुद्र, ये सब गलती से हो गया। हम आपके लिए कुछ ही देर में एक नया सेटअप अरेंज कर देंगे। मैनेजर की बात सुनकर फिर रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाला नहीं। रुद्र की बात सुनकर उस मैनेजर ने अपने गर्दन नीचे झुका दी। तभी धैर्य वहां पर आया। धैर्य ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा और फिर कहा, ये हमारा मॉल है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम लोग आपको कम सेट कर देंगे। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। धैर्य ने ये काफी रूड वॉइस में कहा था, जिसे सुनकर रुद्र का गुस्सा और भड़क गया। रुद्र ने गुस्से में धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम होते कौन हो बोलने वाले? रुद्र की बात सुनकर धैर्य ने रुद्र की आंखों में देखा और फिर मैनेजर से कहा, क्या इन्होंने इस सेटअप की पेमेंट कर दी थी? धैर्य की बात सुनकर मैनेजर ने धैर्य से कहा, नो सर, अभी तक इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तुम इन्हें फिर कंपनसेशन की पेमेंट दे दो, और अगर यह ज्यादा तमाशा करें तो सिक्योरिटी गार्ड को बोल यहाँ से बाहर फेंकवा दो। ये कहते हुए धैर्य वहां से चला गया। धैर्य को जाते देखकर रुद्र हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया धैर्य है कौन।
वह आदमी कौन था? रुद्र ने गुस्से में मैनेजर से पूछा। रुद्र की बात सुन मैनेजर ने कहा, वह आदमी यहाँ के बॉस है, यहाँ पर उनका ही ऑर्डर चलता है। मानिक यहाँ कभी नहीं आता था, यहाँ का सारा काम हमेशा से ही धैर्य संभालता था। मानिक की बहुत सारी कंपनी थी जिनको धैर्य अकेला हैंडल करता था। मैनेजर की बात सुनकर रुद्र भी हैरान रह गया। वही धैर्य जो बॉडीगार्ड्स के साथ था, वह यही सोच रहा था कि मानिक ने अवनी को कैसे पहचाना होगा। ये तो धैर्य भी नहीं समझ पा रहा था। बॉडीगार्ड्स का हेड जो धैर्य का दोस्त ही था, उसने धैर्य की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम मान जाएगी? उसकी बात सुनकर धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हमारी मैडम इतनी आसानी से मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ऑल वह हमारी लेडी बॉस है, थोड़ा एटीट्यूड तो बनता है। पर वह तो मास्क और सनग्लासेस में थी, फिर सर ने उन्हें पहचाना कैसे होगा? बॉडीगार्ड की हेड ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता। सर ने जब मुझे बैलून की बास्केट की तरफ इशारा किया, तब मैं भी एक पल के लिए कुछ समझ नहीं था। पर तभी मेरे फोन में राहिल सर का मैसेज आया, जिसे देखकर मैं समझ गया मुझे क्या करना है। शायद राहिल सर को इस बारे में कुछ पता हो। धैर्य ने कहा, हाँ पता है ना, राहिल ने वहां आते हुए कहा। राहिल को वहां देखकर बॉडीगार्ड का हेड और धैर्य दोनों ही बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। राहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो मानिक को कब पता चला अवनी यहाँ पर है? राहिल की बात सुनकर धैर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर राहिल अपनी कार से टेक लगा कर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानिक ने अवनी को उस आइसक्रीम शॉप में ही पहचान दिया था। अवनी के करीब होने से ही मानिक को समझ आ गया था वह यहीं पर ही है। और जब मैंने मानिक को आयशा के वहां होने की खबर दी, तो मानिक पूरी तरह से शो हो गया। मानिक की नजर आइसक्रीम शॉप में पहले ही अवनी और आयशा पर जा चुकी थी, पर वह पूरी तरह से शो नहीं था। आइसक्रीम शॉप से बाहर निकलते हुए जब गलती से अवनी मानिक से टकराए, तब अवनी को छूते ही मानिक अवनी को पहचान गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता मानिक अवनी के इतने करीब होने के बाद भी उसे पहचान ना पाए। आखिर वह अवनी से प्यार जो करता है। राहिल की बात सुनकर धैर्य और बॉडीगार्ड का हेड पूरी तरह से हैरान हो गए। क्या सच में ऐसा होता है? बिना किसी इंसान को देखे वह वहां है या नहीं ये पता चल जाए। धैर्य और बॉडीगार्ड को हैरान देख राहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम्हें मेरी बात समझ आने लगेगी कि कैसे सिर्फ एक एहसास से ही हमें उसके होने या ना होने का पता चल जाता है। राहिल की बात सुनकर धैर्य और बॉडीगार्ड अब समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। राहिल फिर अपनी कार लेकर वहां से चला गया। राहिल के जाते ही बॉडीगार्ड ने धैर्य से कहा, लगता है आज राहिल सर का मूड बहुत अच्छा है। क्या सच में प्यार इतना बदल देता है? उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर धैर्य ने उससे घूरते रहते हुए कहा, तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहीं दिखाई दे रही है? धैर्य काफी इरिटेट हो चुका था। हम ये भी कह सकते उसे सिंगल रहने की वजह से इरिटेशन हो गई थी। वह इरिगेशन में वहां से चला गया। वह बॉडीगार्ड पूरी तरह से हैरान नहीं खड़ा रह गया।